माननीय उपसभापति महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन 2022-23 और फाइनेंस बिल 2022-23 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, ठीक आज से 2 वर्ष पूर्व 24 मार्च 2020 को इस देश में लॉकडाउन लागू किया गया था और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसको इन्वोक किया गया था। अपने 2 साल में एक लंबे समय तक देश को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। देश के लाखों मजदूर, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनको ट्रेनों में बैठकर अपने अपने गांव लौटना पड़ा। एक संकट के दौर से पूरे देश को गुजरना पड़ा। तरह तरह की बंदिशें लगाई गई, लेकिन उपसभापति महोदय, इस लॉकडाउन के खिलाफ में यद्यपि विपक्ष के लोगों ने गरीबों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह कोई धरना, प्रदर्शन, बंद या एक भी नागरिक या मजदूर लॉकडाउन के खिलाफ में कहीं सड़कों पर नहीं आया। उपसभापति महोदय, फिर टीकाकरण प्रारंभ हुआ, मजाक उड़ाया गया टीकाकरण का, और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक 181 करोड़ 181.56 करोड़ लोगों को और टीका लग चुका है। शुरू में हेजिटेंसी थी, लोगों में संशय था, लेकिन किसी ने टीका के विरोध में कहीं कोई सड़कों पर नहीं आया। आपने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई सड़कों पर नहीं आया। लेकिन उपसभापति महोदय, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में हजारों लोग सड़कों पर आ गए वैक्सीनेशन के विरोध में। लॉकडाउन के विरोध के अंदर न्यूजीलैंड में 40,000 लोग सड़कों पर आए, गिरफ्तार करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। सती महोदय, अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कठोर लॉकडाउन लागू नहीं किया होता और जिस तरह से टीकाकरण का काम चालू किया, अगर वो नहीं होता तो 5 लाख नहीं बल्कि इस देश के अंदर 50 लाख लोग मरे होते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 45 लाख लोगों को और मरने से बचा लिया। और सती महोदय, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव या एमडी हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा? कहा इंडिया हैज डिलीवर्ड ओवर 16 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नियरली 100 कंट्रीज थैंक्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। आपने धन्यवाद दिया कि नहीं दिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स ने भारत की सरकार और मैन्युफैक्चरर्स को धन्यवाद दिया। सती महोदय, मैं लॉकडाउन का जिक्र कर रहा था। कनाडा के बारे में जानते हैं? कनाडा के अंदर कैनेडियन फ्रीडम कॉन्वॉय 22 1 महीने से ज्यादा समय तक जो अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर ब्रिज था, जो कनाडा को और अमेरिका को जोड़ता था, वहां के ट्रकर्स ने उसको जाम कर दिया। 21 दिन तक 12-12 घंटे हॉर्न बजाकर और कोविड के खिलाफ टीकाकरण का लोग विरोध करते रहे। ऐसे हालात कनाडा में पैदा हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री को अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर अज्ञात जगह पर जाना पड़ा। और सती महोदय, फिर भी जब वो ट्रकर्स को वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं रोक पाए तो सती महोदय, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। और कनाडा के इतिहास में यह पहली घटना है कि वैक्सीनेशन के विरोध में जो लोग सड़कों पर आए थे उनको रोकने के लिए सरकार को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। सती महोदय, यह था कनाडा, यह था यूरोप। लेकिन सती महोदय, और ये वही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो भारत के अंदर किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हूं, और जब अपने देश के अंदर ट्रक वालों की हड़ताल हुई तो कहते कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। वही व्यक्ति है जिसने इमरजेंसी लगाया, हजारों लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया। और सती महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों का भरोसा था, उसी का परिणाम था कि कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आया, किसी ने विरोध नहीं किया, चाहे वो टीकाकरण हो या लॉकडाउन हो। और आज हमने सफलतापूर्वक इस कोविड-19 का मुकाबला किया है। सती महोदय, बार बार पूंजीपतियों की बात होती है। मैं केवल पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से कि अगर 19 महीने तक इस देश के 80 करोड़ गरीबों को
अगर 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त दिया गया तो क्या अंबानी और अडानी के खाते में वो अनाज गया या इस देश के 80 करोड़ लोगों के घरों के अंदर वो अनाज गया? और सती महोदय, अभी तक 2,68,000 करोड़ का अनाज हम वितरित कर चुके हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 दिन पहले निर्णय लिया गया है, इसको 6 महीना और बढ़ाया गया है और अब 80 करोड़ लोगों को हम 6 महीना जो और अनाज देंगे उससे 80,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। निर्मला जी यहाँ बैठी हैं, हम बजट में उसका प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन हम किसी गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे, हम किसी गरीब को भूखे नहीं सोने देंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम ये भारत में हमारी सरकार लागू कर रही है। उपसभापति महोदय, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और सती महोदय, अभी यूक्रेन का जो संकट आया, हमने केवल भारत के 20,000 लोगों को ही इवैक्यूएट करने का काम नहीं किया, हमने 18 देशों के 150 से ज्यादा नागरिकों को भी और यूक्रेन से निकालने का काम किया है। और इतना ही नहीं, तो हमने यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देशों को और 90 टन रिलीफ मटेरियल भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है। सती महोदय, अफगानिस्तान से हमारे राजनीतिक संबंध नहीं है, फिर भी हमने 50,000 मैट्रिक टन गेहूं देने का ऐलान किया है। 5 लाख डोज वैक्सीन हम दे चुके, 13 टन लाइफ सेविंग मेडिसिन हम दे रहे हैं। और सती महोदय, बगल का पड़ोसी देश श्रीलंका, जब भयंकर आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है, हमने श्रीलंका की भी चिंता की, पड़ोसी देशों की भी चिंता की और $1 बिलियन यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन हम लोगों ने श्रीलंका को उपलब्ध कराया ताकि वो एसेंशियल कमोडिटीज, फूड, मेडिसिन जो हैं वो भारत से खरीद सके। और अभी तक कुल मिलाकर $2.4 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद क्रेडिट के रूप में हम लोगों ने श्रीलंका को देने का काम किया है। सती महोदय, हम जो फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो किस प्रकार के विपरीत परिस्थितियां थी सबों को मालूम है। उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किया है, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों आता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि बजट एस्टिमेट था 11.08 लाख करोड़, रिवाइज किया 12.5 लाख करोड़ और हमने कितना संग्रह किया अभी तक? 1,01,000 करोड़ ज्यादा अभी तक हम टारगेट से संग्रह कर चुके हैं और 31 तारीख आते आते हम रिकॉर्ड संग्रह करने में सफल होंगे सती महोदय। और सती महोदय, और ये जो हमने संग्रह किया 13,63,000 करोड़ रुपए, ये 2021 से 38% ज्यादा है, 1920 से 36.6% ज्यादा है और 18-19 प्री पैंडेमिक से 32.7% ज्यादा है। इसका मतलब है उपसभापति महोदय कि अब जो विकास, आर्थिक विकास की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। उपसभापति महोदय, जीएसटी की बार बार चर्चा होती है और सदन को यह ज्ञात है कि अभी तक 13,41,000 करोड़ 13.41 लाख करोड़ हम जीएसटी में संग्रह कर चुके हैं। और ये पहला साल है जबकि एक साल में 5वीं बार हमने 1,30,000 करोड़ के टारगेट को क्रॉस किया है। यानी 5 महीना ऐसा है जहां प्रति माह हमने 1,30,000 करोड़ रुपया संग्रह किया है। सत्य महोदय, एक बड़ी चुनौती पूरे देश के सामने और सारे राज्यों के सामने, क्योंकि जो कॉम्पनसेशन का वायदा किया गया था 5 साल के लिए, वो 31 जून को उसकी अवधि पूरी हो रही है। 1 जुलाई 2022 के बाद कॉम्पनसेशन नहीं रहेगा। राज्यों के सामने एक बड़ी चुनौती है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रति वर्ष राज्यों को नुकसान होगा। आखिर वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? और सती महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 5 साल के लिए एश्योर किया गया था कि प्रति वर्ष 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम प्रोवाइड करेंगे और 14% से कम का अगर ग्रोथ होगा तो जो बीच का गैप है वो हम कॉम्पनसेशन से प्रोवाइड करेंगे। और सरकार ने यह भी कहा था कि यह कॉम्पनसेशन अपने खजाने से नहीं देंगे, एक अलग से कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट किया गया। कोयले पर, पान मसाला पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर
इन चीजों पर और लग्जरी गाड़ियों पर 28% से ऊपर टैक्स लगाया गया, ओवर एंड ओवर 28%, और उससे जो राशि आई वो कॉम्पनसेशन फंड में रखा गया और उससे राज्यों को क्षतिपूर्ति का नुकसान की भरपाई की जा रही थी। लेकिन सती महोदय, जब 30 जून को समाप्त हो जाएगा कॉम्पनसेशन पीरियड, तो आगे क्या होगा? निर्मला जी यहां बैठी, जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि इसको 2026 तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा ये जो कॉम्पनसेशन 26 मार्च तक बढ़ाया गया है, उस दौरान जो कॉम्पनसेशन में राशि आएगी, तो इस बीच में भारत की सरकार ने राज्यों को लोन लेकर और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया है। क्योंकि हमारे पास इतना सेस में पैसा नहीं था, राज्यों को जरूरत थी, और 1.1 लाख करोड़ इन द ईयर 2021 और 1.59 लाख करोड़ इन द ईयर 21-22, यानी कुल 2,69,000 करोड़ बैक टू बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लेकर राज्यों को राहत पहुंचाने का काम किया है। और ये लोन वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और इसलिए जो 2.69 लाख करोड़ का जो लोन है उसमें 54,000 करोड़ इंटरेस्ट है, यानी 3,23,000 करोड़ हमको रीपे करना है वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लोन लिया था। और इसके अलावा 20, 21 और 21-22 के अंदर जो एरियर्स है, दैट इज अबाउट 3.16 लाख करोड़, क्योंकि 14% ग्रोथ हमने एश्योर किया था, लेकिन कोविड में सरकार ने कहा कि 14% ग्रोथ देना संभव नहीं है, हम केवल 7% ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर 6,39,000 करोड़ which includes 3.23 lakh crore as a interest plus the principal repayment, और जो compensation arrears हैं तो 6,39,000 करोड़ यह रीपे करना है। तो सती महोदय, जो compensation को बढ़ाया गया है उसमें जो भी राशि प्राप्त होगी वो राशि 6,39,000 करोड़ को रीपे करने में खर्च हो जाएगी। इसलिए क्या उपाय है? आखिर राज्य क्या करें, केंद्र क्या करे? सती महोदय, बहुत कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, और इस समय रेट रेशनलाइजेशन के लिए कमेटी बनी हुई है, लेकिन कोविड के कारण जो क्राइसिस की स्थिति है, इस समय कोई हम टैक्स को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, हम टैक्स को बढ़ा नहीं सकते हैं, ये उपयुक्त समय नहीं टैक्स बढ़ाने का। इसलिए जीएसटी काउंसिल को इस बात का विचार करना होगा, और ये जिम्मेवारी केवल केंद्र की सरकार की नहीं। और जैसा मैंने कहा, केंद्र ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि अपने खजाने से निकालकर हम 14% का ग्रोथ आपको कॉम्पनसेट करेंगे। ये जो सेस की आमदनी होगी उसके द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जानी थी। इसलिए सती महोदय, जीएसटी काउंसिल को यह निर्णय लेना है कि आगे आने वाले दिनों में राज्यों को होने वाला जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो क्षति है उसकी पूर्ति कैसे होगी, इसका एक निर्णय लेना होगा। सती महोदय, मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्रिप्टो के बारे में जितने भ्रम थे वो सारे भ्रम आपने दूर करने का काम किया है, और आपने 30% इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एट 30% प्लस सेस एंड सरचार्ज। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। माइनिंग नॉट पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, 1% TDS इज फॉर ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन। और उसी प्रकार सती महोदय, क्रिप्टो NFT के बारे में भी माननीय निर्मला जी ने एक घोषणा की थी कि जो क्रिप्टो NFT के बारे में जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसको भी रिस्क डिस्क्लेमर जो है उनको देना पड़ेगा। लेकिन सती महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये क्रिप्टो आखिर है क्या? इट इज नाइदर अ कमोडिटी, इट इज नाइदर एन एसेट, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ सर्विस। तो ये है क्या? इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। और सती महोदय, मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या? सती महोदय, ये क्रिप्टो, ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? सती महोदय, इसलिए जापान ने
55% टैक्स लगाया है। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने अप टू 45%, यूएस ने 37%। इसे मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि फिर विचार कीजिए कि हम आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो पर 30% से भी ज़्यादा हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं क्या। अश्वती महोदय, जो क्रिप्टो में कमाने वाले लोग उनको 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो का जो CAGR है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है, बिटकॉइन का 115%, एथेरियम का 30%, बिनांस कॉइन का 151%। So investors are attracted by extraordinary profits. महोदय, अंकलेश्वर स्वामी अय्यर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि क्रिप्टो करेंसी इज नो अंडरलाइंग वैल्यू, नॉट इवन ए ट्यूलिप ऑफ 17th सेंचुरी स्पेकुलेटिव बबल। 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के एक देश के अंदर जो ट्यूलिप का जो फूल होता है, होड़ मच गई, हर आदमी ट्यूलिप खरीद रहा है, उसका दाम 200 गुना चला गया, और एक दिन अचानक जब बबल बस्ट किया तो हजारों लोग कंगाल हो गए। तो ट्यूलिप की तो कीमत कम से कम 1 रुपया होगी, लेकिन क्रिप्टो की कितनी कीमत है ये कोई नहीं जानता है। साथी महोदय, यूक्रेन ने लीगलाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी को पिछले 7 दिन पहले। दुबई एडॉप्ट्स फर्स्ट वर्चुअल एसेट लॉ दुबई क्रिप्टो करेंसी में, और एक स्टडी के अनुसार 2021 में मोर देन 14 बिलियन डॉलर जो है वो क्रिप्टो क्रिमिनल से मेड है रिकॉर्ड 14 बिलियन डॉलर हाउल इन 2021। और आज ही टाइम्स ऑफ एक एक्सप्रेस में समाचार है कि केरल के अंदर अब्दुल गफूर नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो क्रिप्टो करेंसी के फेक रैकेट में शामिल था, और 1200 करोड़ का वो रैकेट था जिसमें लोग पकड़े गए हैं। और अब तो जैसे ही अब 1 तारीख के पहले इन्वेस्टर्स स्टार्टेड पार्किंग दीज करेंसीज इन प्राइवेट वॉलेट्स, और 8 बिलियन वर्थ क्रिप्टो एसेट एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि और इसके बारे में विचार हो। और इतना ही नहीं, तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी जो गैम्बलिंग हो रही है गेमिंग के नाम पर, मैं गेमिंग के विरोध में नहीं हूं, और एक अनुमान है कि 2.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री केवल फैंटेसी गेम की और 2022 के अंदर होगी। तो कैसे रेगुलेट किया जाए ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन लेंडिंग को। आज ही समाचार है कि करीब 40 से ज्यादा डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन फाउंड टू बी रन बाय चाइनीज नेशनल्स। तो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन लेंडिंग, सोशल मीडिया, एडटेक, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। और ये जो IT कानून बना हुआ स्वाति महोदय, ये 20 साल पुराना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो IT एक्ट है उसको नए सिरे से ड्राफ्ट किया जाए ताकि वर्तमान की चुनौतियों का जो मुकाबला कर सके। और फिर मैं निर्मला जी से भी आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी कोई एक पेपर पब्लिश किया जाए IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर टू डिवाइस अ फ्रेमवर्क, ताकि पब्लिक कंसल्टेशन में कि क्या क्रिप्टो है, क्या NFT है, क्या किया जाना चाहिए, और वर्चुअल डिजिटल करेंसी की जो घोषणा की गई है उसके बारे में भी जल्द से जल्द विचार किया जाए। श्री महोदय, मैं इसके बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। ये क्रिप्टो करेंसी के बिक्री पर केवल 18% GST लगता है, और वो भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एक्सचेंज चलाने वाले लोग हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर 18% टैक्स लगता है। मैंने 0 आवर में उठाया, तो मैं फिर इस बात की आपसे मांग करता हूं कि बिकॉज इट इज नो एसेट, नो सिक्योरिटी, नो कमोडिटी, नो गुड्स, नो सर्विसेज, एंड क्रिप्टोज आर सिमिलर टू लॉटरी, कैसीनोज, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, और इन सारी चीजों पर पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 28% टैक्स लगता है। अगर आप लॉटरी में 100 रुपया लगाएं तो आपको 28 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कैसीनो के अंदर बेट लगाएं 1000 रुपया तो 28% टैक्स देना पड़ेगा। और गोल्ड पर भी 3% GST है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि GST काउंसिल को इस बात का विचार करना चाहिए कि भले वो 1% हो, 0.1% हो, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो क्रिप्टो का है उस पर GST लगाने के बारे में और सरकार को विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, बैंकों के बारे में इस सदन में काफी चर्चा होती रही है। KV कामत, जो इंडियन बैंकिंग के रिटेल गुरु माने जाते हैं, उन्होंने पिछले दिनों
एक लेख में लिखा, इन मोर देन 50 years आई बीन इन बैंकिंग बिजनेस में, 50 साल से बैंकिंग बिजनेस में हूं, आई हैव नेवर सीन देयर बैलेंस शीट्स एज क्लीन एंड हेल्दी एज टुडे इन टर्म्स ऑफ बैड एसेट्स। 50 साल में आज तक हमने बैंकों की इतनी बेहतर व्यवस्था को नहीं देखा है। इंडियाज बैंकिंग इंडस्ट्री इज इन इट्स बेस्ट शेप in terms of quality of assets and quantum of capital. एक रेटिंग एजेंसी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च वो लिखता है, बैंकिंग सिस्टम हेल्थ इज एट इट्स बेस्ट इन डिकेड्स। सती महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 2018 में एनपीए बढ़कर 5 गुना एनपीए बढ़ गया। हमारी आलोचना होने लगी कि 14 में आए और एनपीए 5 टाइम्स बढ़ गया, 2.16 लाख करोड़ से 10.36 लाख करोड़। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा, ये अगर एनपीए बढ़ा तो इसलिए बढ़ा कि आपने एग्रेसिव लैंडिंग का काम किया अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर। टेलीफोन पर लोगों को बैंकों से पैसा दिया जाता था, पैरवी के आधार पर दिया जाता था। इसलिए 2008 में जहां 25 लाख करोड़ की बैंकों की लैंडिंग थी, वो 6 साल में बढ़कर 68 लाख करोड़ उसकी लैंडिंग हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू की कमेटी बनाई, इसका रिव्यू किया और एनपीए को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और हमने कानून को कड़ा किया। सरफेसी एक्ट में 3 महीने की जेल का प्रावधान किया। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो वो कोई भी डिबार्ड फ्रॉम फ्लोटिंग न्यू वेंचर्स फॉर 5 years, वो कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो वो कोई कैपिटल मार्केट में वो कोई नया इशू रेज नहीं कर सकती है। और समझती इन सारी चीजों का क्या परिणाम हुआ सती महोदय? 31 मार्च 2018 को जहां एनपीए 11.18% था, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2021 में घटकर इट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 11.18% टू 6.39%। यह नरेंद्र मोदी की सरकार कि आज बैंकों की हालत हमने इतनी बेहतर कर दिया। सती महोदय, और सती महोदय, बैंकों को कैपिटल की आवश्यकता थी। बैंकों की हालत जब खराब होने लगी तो हमने बैंकों को कैपिटल देने का काम किया। और सती महोदय, कुल मिलाकर 3,26,000 करोड़, 3,36,000 करोड़ दिस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड टू द बैंक्स एज ए कैपिटल इन्फ्यूजन। 18 में जब हालत खराब थी, एनपी कारण में 90,000 करोड़ इन्फ्यूज किया, 19 में 1,06,000 करोड़। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा, निर्मला जी यहाँ बैठी हैं, इन द ईयर 21-22 हमने बजट में प्रोवाइड किया था 15,000 करोड़ हम इन्फ्यूज करेंगे कैपिटल के रूप में, लेकिन केवल 4,600 करोड़ की आवश्यकता पड़ी। 10,000 करोड़ की बचत हो गई और 23-24 में बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया। हमको कोई भी बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथी महोदय, यह है कि आज बैंकों की स्थिति जो इतनी बेहतर हुई है और बैंकों की आमदनी बढ़ गई। साथी महोदय, एसबीआई की आमदनी 20,000 करोड़ प्रॉफिट इन 2021, जहां 16-17 में 1,300 करोड़ का लॉस था। बैंक ऑफ बड़ौदा 18-19 में लॉस था 8,000 करोड़, अब प्रॉफिट है 828 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक 2,000 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, जहां 8,000 करोड़ का लॉस था 1920 में। और सती महोदय, आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई, और चुनाव में कहा जाता था कि मोदी चोर है, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, जितने मोदी सारे के सारे मोदी चोर है, आपने भगा दिया। लेकिन सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो 22,585 करोड़ का जो फ्रॉड करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पैसे को जिन्होंने साइफन किया था, डाइवर्ट किया था, मैं सदन को बताना चाहूंगा, आउट ऑफ दैट 22,585 करोड़ 19,111 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। 22,585 करोड़ में 19,111 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है और 15,113 करोड़ की संपत्ति बैंकों को वापस सौंप दी गई है। और इतना ही नहीं सभापति महोदय,
बैंकों ने 15,113 करोड़ की जो संपत्ति उनको वापस मिली उसको बेचकर 8,000 करोड़ बैंकों ने पैसा प्राप्त कर लिया है। सभापति महोदय, कोई बचकर नहीं जाएगा नरेंद्र मोदी के सामने, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो और मेहुल चोकसी हो। और सभापति महोदय, हमने तो कार्रवाई कर दिया। प्लीज सभापति महोदय, हमने तो कार्रवाई कर दिया। और आपकी क्या स्थिति सभापति महोदय? इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 128 केसेस पेंडिंग हैं 6 राज्यों के अंदर जब बैंक फ्रॉड के केसेस हुए और सीबीआई ने मांग किया कि हमको कंसेंट दीजिए, परमिशन दीजिए, क्योंकि आपने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया। 1.5 साल हो गया, आपने कंसेंट देने से इनकार कर दिया। और सभापति महोदय, 21,000 करोड़ 128 केसेस ये पेंडिंग है 1.5 साल से। राज्य सरकार कंसेंट नहीं दे रही है। प्रफुल्ल पटेल साहब बैठे, बात कीजिए अपने मुख्यमंत्री जी से। सबसे ज्यादा 101 मामले जिसमें 20,312 करोड़ यह महाराष्ट्र में पेंडिंग है। पंजाब के अंदर 298 करोड़ और बंगाल में 6 केसेस पेंडिंग है, एक का भी कंसेंट नहीं दिया, 293 करोड़। सती महोदय, आप कहते हैं कि विजय माल्या पर आप कार्रवाई नहीं करने, तो कार्रवाई कर दिया। अब आप जो, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फ्रॉड है, ये जो पीएसबी का कोई कहीं कोई चुकी, वो तो कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। ये तो जिन राज्यों ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया, जहां पर कि पूछने की आवश्यकता पड़ती है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अंदर ये मनोज जायसवाल कौन है? ये अभिजीत जायसवाल कौन है? अभिषेक और मुन्ना राजीव जायसवाल कौन है? जिनका 1.5 साल से कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड, जिनका 4,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड, आपने परमिशन नहीं दिया। यस बैंक के सीएमडी राणा कपूर, जिसका 1,500 करोड़ का कंसेंट 1.5 साल से पेंडिंग है, आपने क्यों नहीं दिया? सती महोदय, और एबीजी शिपयार्ड की बात आई, आपने 14 महीने तक कंसेंट नहीं दिया, जबकि बैंक्स ने फाइल कर दिया था कंप्लेन। एफआईआर करने में 14 महीने इसलिए लगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने 14 महीना लगा दिया, लेकिन उनको कंसेंट नहीं दिया। और जब जाकर कंसेंट दिया तब जाकर सती महोदय, पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, इंडिया का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। और 400 बिलियन से ज्यादा का 10 दिन पहले ही, और हमने एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा कर लिया सती महोदय। और सती महोदय, और उसी प्रकार, और पीएम ने कहा कि लोकल गोज ग्लोबल, हिस्ट्री हैज बीन स्क्रिप्टेड, माइलस्टोन इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। सती, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 23 बिलियन का टारगेट हम पार करने जा रहे हैं। आज चावल का एक्सपोर्ट, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। हम 90 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का पूरा टारगेट जो है उसको हम पार करेंगे। और वीट का एक्सपोर्ट सभापति महोदय 380% हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सभापति महोदय। और यूक्रेन रूस क्राइसिस के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो गेहूं का संकट पैदा हुआ है, आज हमारे किसानों की यह स्थिति है। मध्य प्रदेश, पंजाब, बाकी राज्यों के अंदर एमएसपी से 200 रुपया ज्यादा किसानों को बाजार के अंदर मिल रहा है। सभापति महोदय, केवल इन्हीं चीजों में नहीं तो मोबाइल फोन, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एप्पल ने 12,000 करोड़ का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने का काम किया है। सैमसंग ने 20,000 करोड़, जब 2017-18 में 1,300 करोड़ का स्मार्टफोन हमने एक्सपोर्ट किया था, वो 32 टाइम्स बढ़ गया। और 2021-22 में 42,000 करोड़ से ज्यादा का स्मार्टफोन हमने भारत से और एक्सपोर्ट करने का काम किया है। जबकि सेमीकंडक्टर्स की कमी थी, लॉकडाउन के कारण डिसरप्शन था, चाइना से तनाव के कारण कंपोनेंट्स के आने में देर थी। लेकिन ये पीएलआई स्कीम का कमाल है, जब एप्पल और सैमसंग ने भी अपना सेंटर यहां पर स्थापित कर लिया है। सभापति महोदय, 1 रैंक 1 पेंशन की बार बार बात आती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो कॉन्स्टिट्यूशनल इनफॉर्मिटी, जिस तरह से ओआरओपी
भारत की सरकार ने लागू किया है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और सती महोदय, पूरे डिफेंस बजट का 1/5वां हिस्सा केवल हमारा पेंशन पर जाता है। और सदन को मैं इतना ही बता दूं, तो 13-14 में 45,000 करोड़ पेंशन लायबिलिटी थी, वो बढ़कर 1,28,000 करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना बढ़ गई। लेकिन फिर भी हमने अपने 36 लाख से ज़्यादा जो सैनिक और सिविल डिफेंस के लोग थे, उनको ओआरओपी को हमने लागू करके अपने वायदे को पूरा करने का काम किया है। सती महोदय, बार बार इन्फ्लेशन की चर्चा होती है। शक्ति सिंह गोहिल जी तो 2/3 समय केवल इन्फ्लेशन पर ही लगा दिया उन्होंने। मैं सदन को बताना चाहूँगा, अमेरिका जैसा देश, हम तो भारत हैं, 40 साल में जैसी महंगाई अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है, आज तक अमेरिका ने वैसी महंगाई को नहीं देखा था। 7.9% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन February 20, which is 40 years हाई। यूके के अंदर 30 साल में सबसे ज्यादा चरम महंगाई 6.2%। और यूरोजोन, जिसमें 19 देश जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर 5.8% जो है वहां पर इन्फ्लेशन की रेट है। और भारत में इन्फ्लेशन की रेट क्या है? 6.07%। और मैं ये भी बता दूं उपसभापति महोदय कि जब आपकी सरकार थी और जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, हमारे यहाँ तो 2022 में इन्फ्लेशन रेट 6 के आसपास है। 2008 में आपकी सरकार थी, इन्फ्लेशन रेट था 8.4%। 2009 में 10.9%। 2010 में 12% इन्फ्लेशन रेट था। 2012 में 9.3, 2013 में 11.1। तो जिनके राज में डबल डिजिट था इन्फ्लेशन रेट, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्फ्लेशन को, आरबीआई का जो बैंड है 6% ±2, उसके विदिन जब हमने उसको रोक कर रखा है, तो आप कहते हैं कि महंगाई, दाम बढ़े हैं। सती महोदय, कौन इनकार करेगा? यूक्रेन रूस अगर युद्ध नहीं होता तो आज पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता, आज महंगाई पर हमने नियंत्रण लगा दिया होता। सती महोदय और सती महोदय, जो ग्रोथ रेट का आंकड़ा है, यूक्रेन की लड़ाई, कोविड, चीन पर तनाव, सीमा पर भारत चीन सीमा पर तनाव, इन सारी परिस्थितियों में भी, और जो 2021-22 का जो ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा, फिच जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है 8.70, वर्ल्ड बैंक 8.30, IMF 9%, ये है कि 21-22 के अंदर भारत का ग्रोथ रेट दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाले देशों में से एक होगा। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये फिच, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, IMF और RBI का आंकड़ा है। और सती महोदय, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में मैंने कहा, न जुलूस निकला, न प्रदर्शन हुआ, न लॉकडाउन का कहीं विरोध हुआ, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरे देशों में वहां के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है। और एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम का जो एक साइट है जो सर्वे करता, सती महोदय, उसने पाया कि नरेंद्र मोदी 77% की रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता हैं। और सती महोदय, बिडेन की रेटिंग कितनी है? 41%, वो 7वें नंबर पर हैं। और मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर नंबर 2 पर हैं। सती महोदय, मैं केवल ये बता रहा हूं सती महोदय, ये कोई सामान्य काम नहीं था कि जिस प्रकार से हमने कोविड का मुकाबला किया, जिस प्रकार से हमने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं हो पाता। ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार थी, उनकी सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी। ये व्यक्ति जो टकराना जानता है, बुल्स बाई हॉर्न जिसको कहते हैं, सामने से पकड़कर वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, हर चुनौती को अवसर में बदलता है और सफलता के कदम उसको चूमने का काम करती है। और अंत में इतना ही कहूंगा सती महोदय, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। जिनको केवल छत तक जाना है वो सीढ़ी पर चढ़कर चले जाए। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद मुझे बनाना है, रास्ता खुद मुझे बनाना है। सती महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ
मैं निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।